क्लिनिकल्स ऑफ हैंड। ड्यूपाइट्रीन कॉन्ट्रैक्चर, मुझे नहीं पता हाउ टू प्रोनाउंस इट। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पाल्मर फेशिया, हमारे पाम के ऊपर एक फेशिया होता है जिसका क्या नाम होता है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस। सही है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्चर होता है कैसे, डिजीज ऑफ द पाल्मर फेशिया से क्या होता है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग हो जाती है, वो फेशिया हमारा थिक हो जाता है। फाइब्रोसिस ऑफ द पाल्मर फेशिया, एपोन्यूरोसिस द फाइब्रस डीजनरेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ द पाल्मर एपिन्यूरोसिस। ये हमारा पाल्मर एपिन्यूरोसिस है, ये थिक हो जाएगा, शॉर्टन होने लगेगा। डीजनरेशन किसकी होगी, मेनली इन दो की होती है। ठीक है, ये वाली में बहुत कम होता है, ये तो बिल्कुल स्पेयर रहती है हमारी। ड्यूपिट्रीन कॉन्ट्रैक्चर के अंदर सिर्फ ये जो दो फिंगर्स होती है ना, मेनली यही अफेक्टेड होती हैं। सही है, तो इसमें क्या होता है, टू पार्शियल फ्लेक्शन आता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, पार्शियल फ्लेक्शन हो जाती है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे। कॉन्ट्रैक्चर फ्रीक्वेंटली बायलैटरल एंड सीन इन हेरिडिटरी, ये ऐसे ही लिखा हुआ है भाई कि ग्रेडर किसी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि 50 ईयर्स ऑफ एज के मैन के अंदर कॉमन होता है, देखा जाता है। सीन इन कॉज जो है अननोन है, हेरिडिटरी हो सकती है। डिजीज़ पहले क्या करती है, पेनलेस नोड्यूलर थिकनिंग होती है पाल्मर एपिन्यूरोसिस के अंदर, और फिर जो है भाई आपको सिर्फ पता चाहिए क्या होता है। पाल्मर एपिन्यूरोसिस का जो डीप फेशिया है उधर थिकनिंग होगी, शॉर्टनिंग होगी, और मेनली जो है ये दो फिंगर जो है अफेक्ट होंगी। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करनी होती है फाइब्रोटिक पार्ट्स की। सही, अब हमारे पास क्या है, हैंड में जो इन्फेक्शन होते हैं, बिकॉज ऑफ द पाल्मर फेशिया इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, तो हमारे पाम का जो फेशिया होता है बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे डॉर्सम सरफेस पे होते हैं। जब फेशिया, जहाँ पे फेशिया थिन होता है, तो पोटेंशियल फेशियल स्पेसेस ऑफ द पाम जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है इन्फेक्ट होने के लिए। जो हमारी स्पेसेस ऑफ हैंड होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी हैंड में एक यहाँ पे पल्प स्पेस होती है, और जो है यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये जो है ना हमारी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से लेकर ये यहाँ पे, ये कौन सी है, डिस्टल क्रीज लाइन है। डिस्टल क्रीज लाइन से यहाँ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से डिस्टल क्रीज लाइन तक जो स्पेस होती है हमारी मिड पाल्मर स्पेस होती है। यहाँ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से लेते हैं यहाँ प्रॉक्सिमल क्रीज लाइन तक ये हमारी थिनार स्पेस होती है, और यहाँ पे मिड पाल्मर स्पेस होती है, ये इन तीन से कनेक्ट होती है। यहाँ पे पल्प स्पेसेस होती हैं हमारी, फिर यहाँ पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ जाता है यहाँ पे। फिर हमारे पास जो हमारा प्रोनेटर क्वाड्रेटस है ना, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, उसके ऊपर एक फेशिया होता है, और फिर उसमें बीच में एक स्पेस होती है, और उसके ऊपर फ्लेक्सर के टेंडन्स होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस, डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वो स्पेस ऑफ पेरोना होती है। ठीक है, तो ये सब स्पेसेस बहुत मैटर करती हैं कि इन्फेक्शन किस तरीके से फैलता है हैंड के अंदर। द फेशियल स्प्रेड डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द स्प्रेड टू पुट पस फॉर्म बाय द फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। जैसे कि अगर जो है थिनार स्पेस में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे पस बनी है, तो पस जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से जो है स्पेस ऑफ पेरोना में चली जाती है, फिर वो साइड में कट लगाते हैं उस पस को निकालने के लिए स्पेस ऑफ पेरोना से। ठीक है, फिर क्या हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द इन्फेक्शन पस विल एक्यूमुलेट इन द थिनार में, हाइपोथिनार में, मिड पाल्मर में या डक्टर कंपार्टमेंट। एंटीबायोटिक थेरेपी हैज मेड दैट स्प्रेड बियॉन्ड वन ऑफ दिस फेशियल कंपार्टमेंट। हाउ अनट्रीटेड इन्फेक्शन से क्या होता है, कैन स्प्रेड प्रॉक्सिमली इन द मिड पाल्मर स्पेस। अनट्रीटेड इन्फेक्शन तो भाई पहले वो यहाँ मिड पाल्मर स्पेस में था, आपने देखा नहीं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में गया, रेटिनाकुलम से वो फोर आर्म में चला गया। सही है, एंटीरियर टू प्रोनेटर क्वाड्रेटस। देखो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, उसके ऊपर उसका फेशिया है, फिर एक जगह है उसके ऊपर एक्सटेंसर के फ्लेक्सर के टेंडन है, दोनों बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। टेंसोसाइनोवाइटिस, अच्छा हमें आइटिस तो टेंडन यानी कि टेंडन, साइनो मतलब साइनोवियल शीथ, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। सही है, इंजरी जैसे कि पंचर ऑफ अ फिंगर, कि आपकी जो है फिंगर में जो है आप रस्टी नेल है, जंग लगी हुई कील है, वो आपने अपने आप को मार ली, तो जो है उससे भी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, डिजिटल साइनोवियल शीथ्स का, कि जो हमारी डिजिट्स के अंदर साइनोवियल शीथ होती है ना, ये यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है इनका इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन होगा। तो वो क्या होगा, टेंसोसाइनोवाइटिस होगा, बिकॉज द टेंडेंस ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो होती हैं उनके सेपरेट शीट्स होती हैं, तो इनका जो इन्फेक्शन होता है वो उसी फिंगर के अंदर रहता है। सही है, तो सही यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये हमारी है ना 1 2 3 4, ये देखो अपनी एक ही अलग अलग शीट में, तो इनमें जो इन्फेक्शन होगा ना वो इनके अंदर ही रहता है। लेकिन अगर जो है ज़्यादा आपने वो, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देर तक अनट्रीटेड रहा, तो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, यहाँ से इन्फेक्शन जो है ये आपकी मिड पाल्मर स्पेस के अंदर जो है आ जाता है। ठीक है, if the infection is untreated, the proximal end of the sheath may rupture, allowing the infection to spread to the mid palmar space। क्योंकि साइनोवियल शीथ जो होती है लिटिल फिंगर की, वो किससे कम होती है, कॉमन फ्लेक्सर शीथ से। ये हमारी कॉमन फ्लेक्सर शीथ है, और देखो ये साइनोवियल जो लिटिल फिंगर की है ना, वो इसके साथ कनेक्टेड है, कॉमन फ्लेक्सर शीथ से कनेक्टेड है। तो टेंसोसाइनोवाइटिस इस फिंगर के अंदर जो है कॉमन फ्लेक्सर शीट के अंदर स्प्रेड होगा थ्रू द पाम, और फिर वो कार्पल टनल में जाएगा, फिर एंटीरियर ऑफ द फोर आर्म में, और फिर वहाँ से कौन सी स्पेस आएगी, पेरोना स्पेस आएगी। देखो ये यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ, इधर आएगा, इधर से कार्पल टनल में जाएगा, कार्पल टनल से जो है वो स्पेस ऑफ पेरोना में जाएगा। ठीक है,
अच्छा, टेंसोसाइनोमाइटिस थंब के अंदर जो होता है कैसे स्प्रेड होगा? कंटिन्यूस साइनोवियल शीथ ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस में रेडियल बर्सा होता है, उधर से स्प्रेड होगा। इन्फेक्शन स्प्रेड होता है फ्रॉम फिंगर, डिपेंड करता है वेरिएशन कितने कनेक्शंस हैं उस शीथ के, उस पर डिपेंड करता है पूरा। टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गर एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस इस एक ही शीथ के अंदर होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस किस में होते हैं? सेम टेंडिनस शीथ में होते हैं ऑन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट। सही, यहाँ डॉर्सम ऑफ द रिस्ट पे। अगर इन टेंडन की होगी तो कॉमन शीथ जो होगी फाइब्रस, अब किसी भी एक टेंडन की हो रही हो मसला तो भाई शीथ को पूरी होगा, तो दोनों उसके अंदर ही हैं। तो थिकनिंग ऑफ शीथ एंड टेंसेस ऑफ द ओशियस फाइबर टनल। द एक्सेसिव फ्रिक्शन से क्या होगा? रिपीटेटिव फोर्सफुल यूज़ ऑफ द हैंड ड्यूरिंग ग्रिपिंग और रिंगिंग, जैसे कि आप कपड़े सुखा रहे हैं यूँ करके, तो उसके अंदर कितनी रिपीटेटिव यूज़ होता है ये हमारे थंब का। तो एक्सेसिव फ्रिक्शन से क्या होता है? रिपीटेटिव फोर्सफुल यूज़ ऑफ द हैंड। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टेंसोवेजिनाइटिस को आपने सिंपली इतना जहन में रखना है कि भाई इसमें जो पेन होता है वो थंब वाली साइड पे होता है, ठीक है, और इसमें जो टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं वो थंब के एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस इन्वॉल्व होता है। कॉज होता है रिस्ट में किधर पेन होता है? प्रॉक्सिमली टू द फोरआर्म एंड डिस्टली टुवर्ड्स द थंब। यहाँ पे ऐसे पेन हो रहा होता है, ठीक है, ऐसे इधर जगह पेन हो रहा होता है। कॉज पेन इन द रिस्ट दैट रेडिएट प्रॉक्सिमली फोरआर्म पे जा रहा होता है, डिस्टली थंब की तरफ जा रहा होता है। सही है। लोकल टेंडरनेस फेल्ट होती है कहाँ पे? कॉमन फ्लेक्सर शीथ पे भी टेंडरनेस फील होगी और लेटरल साइड ऑफ आर्म पे फील होगी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। लेटरल साइड पे, थंब वाली साइड पे, इट इज़ रिलेटेड टू थंब, ठीक है। क्योरविन टेंसोवेजिनाइटिस स्टेनोसिस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर। थिकनिंग ऑफ द फाइब्रस डिजिटल शीथ ऑन द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पे हमने थंब का पढ़ लिया, अगर डिजिट्स में ऐसा कुछ होगा तो वो क्या है? डिजिटल टेनोवेजिनाइटिस स्टेनोसिस, ठीक है। और इसमें टेंडेंस किसके होंगे? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के। सही। फ्लेक्शन प्रोड्यूस अनदर स्नैप एज अ, जो भी है भाई। लैक्रेशन ऑफ द पैल्मर आर्च। अब पैल्मर आर्च अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी आर्टरीज जो होती हैं मतलब कि रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी प्रॉपर तरीके से जो है कनेक्ट हुई होती है पैल्मर आर्च के अंदर। तो जो है उधर से अगर आपने पाम के ऊपर कट लगाना है, आपने पाम के ऊपर कुछ करना है तो बहुत देख के करना होता है, क्योंकि जो है बहुत सारे न्यूमेरस कम्युनिकेशंस होते हैं फोर आर्म के अंदर, हैंड के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि भाई पाम के अंदर पाल्मर आर्च होता है। ऐसे देखो कितने कम्युनिकेशन, ये पूरा आर्च बना हुआ है। फिर अगर आपने यहाँ पे कट लगाया तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ सारा खून बाहर आ जाएगा। सही है। तो क्या करते हैं ब्लडलेस सर्जिकल ऑपरेशन के लिए नेसेसरी हम लोग क्या चीज़ कंप्रेस कर देते हैं? ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं, और उसकी ब्रांचेज जो प्रॉक्सिमल टू एल्बो आती है ना, वो सब कंप्रेस कर देते हैं। कैसे? जैसे कि टॉर्निक्वेट, जैसे एक जो है बैंड होता है, ये बैंड बांध देते हैं तो फिर उससे जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है। जब ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड नहीं आएगा, और आपको पता है 6 घंटे तक जो है हम बगैर इस्कीमिया बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे मसल्स और नर्व्स। दिस प्रोड्यूस प्रिवेंट ब्लड रीचिंग फ्रॉम रेडियल इनर आर्टरी थ्रू द नेस्टम। तो ब्लड नीचे नहीं आएगा, जब नीचे रेडियल और इनर आर्टरी के अंदर नहीं आएगा तो पाम के अंदर कैसे आएगा? इस्कीमिया ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, डिजिट्स और फिंगर के अंदर स्कीमिया यानी कि ब्लड का रुक जाना। अब ये कैसे होता है? इंटरमीडिएट बायलैटरल अटैक्स ऑफ इस्कीमिया मार्क्ड बाय साइनोसिस एंड ऑफन अकम्पनीड बाय पैरेस्थीसिया एंड पेन। आई विल शोइंग यू द पिक्चर्स के इसमें कैसा होता है कि हमारी पर्टिकुलर जो डिजिट्स होती हैं उधर जो है ब्लड जो है रुक जाता है, तो वो पूरा जो है उसको हम यही बोलते हैं रेनॉल्ड सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कोई भी हमें कॉज पता नहीं होती कि भाई क्यों हो रहा है। यहाँ की जो आपकी फिंगर्स है ना, ये पूरी जो है ब्लड रुक जाएगा, वाइट कलर की हो जाएंगी, यहाँ पे साइनोसिस होने लगेगा, ब्लू ब्लड हो जाएगा, ब्लू स्किन दिखेगी आपको, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड और वापसी नहीं जा पाएगा। सही है। तो इसमें ये पूरी पता नहीं इसकी कोई कॉज नोन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन किसी भी स्टिमुलस से, इमोशनल स्टिमुलस से या कोल्ड की वजह से जो है ऐसा होता है कि जो है ब्लड जो होता है डिजिट्स तक नहीं जा रहा होता, रुक जाता है, और कॉज पता नहीं होती, इडियोपैथिक होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड सिंड्रोम। आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब जो होती हैं इनरवेट होती हैं किससे? सिंपैथेटिक नर्व्स से। ये तो आपको पता होगा ना कि सिंपैथेटिक होती है कि जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है फिंगर्स वाइट हुई हैं, फिंगर्स पे स्कीमिया हुआ है, साइनोसिस भी हो रहा है। फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही देख रहा होता है ना, तो उसके बाद जो है सिंपैथेटिक नर्व्स आती हैं, पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स आते हैं सिंपैथेटिक नर्व के, पता है आपको पूरा सिंपैथेटिक चेन होती है गैंग्लिया की, वहाँ पे जो है साइनेप्स होता है, फिर पोस्ट साइनेप्टिक बड़े होते हैं इसके, वो आते हैं, ठीक है।
from the post synaptic fiber from the sympathetic ganglia enter the nerve that from the brachial plexus and are distributed to the digital arteries. अब आर्टरीज के अंदर भी वो जाते हैं. जब आप इस इस्कीमिया को ट्रीट कर रहे हो फ्रॉम द रेडन सिंड्रोम, तो आपको क्या करना होता है कि आपको वो जो सिंपैथेटिक वो है नर्व्स हैं उनकी एक्सेशन करनी होती है इन सेगमेंट्स की, क्योंकि वही जो है क्या करती हैं ब्लड लॉस को रोक रही होती हैं. वो उसको जो है सिग्नल देती हैं आर्टरीज़ को, तो आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड लॉस रुक जाता है और स्कीमिया हो जाता है. तो आपने मेनली उन नर्व को ट्रीट करना होता है ताकि वो जो है डायलेट करते हैं हमारी डिजिटल आर्टरीज़ को और फिर वहाँ पर ब्लड लॉस नहीं होगा. लीजन ऑफ द मीडियन नर्व अकर इन 2 प्लेसेस, फोर आर्म पे भी होती है, रिस्ट पे भी होती है. कॉमन साइड कहाँ है? वेयर द नर्व पासेस थ्रू द कार्पल टनल, वही कार्पल टनल सिंड्रोम हमारा. रिड्यूस जैसे कि आप कार्पल टनल से जो है कितने स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं यहाँ पे, आई गेस 9 हो रहे होते हैं. रिड्यूसेस द इंक्रीज द साइज. अच्छा, अब या तो कार्पल टनल जो है उसका खुद का साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाए, या तो उसके अंदर जो 9 स्ट्रक्चर्स हैं उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए कि इन्फ्लेमेशन हो जाए साइनोवियल शीट्स की, तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया ना स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से टनल का साइज़ डिक्रीज़ हो गया. सही, तो इससे क्या हो गया, हमारी मीडियन नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी. अब मीडियन नर्व अपनी एक सेंसरी ब्रांच जो है दे देती है पहले ही कार्पल टनल में जाने से पहले, तो जो है वो वाली हमारी सेंसरी ब्रांच तो स्पेयर हो जाती है, तो हमारी सेंसरी इनोवेशंस होती हैं. ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे कि कार्पल टनल सेंसेशन द सेंट्रल पाल्म जो होती है अनअफेक्टेड रहती है. नर्व ऑल्सो हैव टर्मिनल मोटर ब्रांचेस, रिकरेंट ब्रांच, ये सब जो है ये सब अफेक्ट होती हैं. ठीक है, प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ कहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ ऑफ द थंब से क्या होगा, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एपोनेंस पॉलिसिस जो कि थिनार के मसल्स हैं. सही है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को इतना नहीं होगा क्योंकि वो हाइब्रिड मसल है, उसको थोड़ा सा ना अल्नर आर्टरी भी दे रही, अल्नर नर्व भी दे रही होती है, तो वीकनेस ज़्यादातर इन 2 मसल्स की होगी. जिसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम होगा वो अपने थंब को ऐसे अपोज नहीं कर पाएगा. हम काउंटिंग के लिए करते हैं ना, तो वो अपोज नहीं कर पाता. दे हैव डिफ़िकल्टी बटनिंग अ शर्ट और ब्लाउज एज वेल एज ग्रिपिंग थिंग्स, तो ये सब जो है वो नहीं कर पाता क्योंकि जो है भाई ग्रिपिंग के लिए आपको आपके थंब को अपोज होना ज़रूरी है, बटन लगाने के लिए भी आपके थंब को अपोज होना ज़रूरी है. ठीक है, सिम्टम्स ऑफ कंप्रेशन कैन बी प्रोड्यूस बाय कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व विथ योर फिंगर. सही, कार्पल टनल रिलीज़, अब ये ट्रीट कैसे करते हैं, कार्पल टनल रिलीज़ करते हैं, सर्जरी करते हैं. ठीक है, इंसिशन ऑफ द कार्पल टनल रिलीज इज मेड टुवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ द रिस्ट एंड फ्लेक्सर रेटिकुलम टू अवॉइड पॉसिबल इंजरी. किधर से करते हैं ये भी बात आपको जहन में रखनी है कि कार्पल टनल रिलीज़ जो करते हैं वो हम मीडियल साइड होती है इधर, तो हम इधर से रिलीज़ नहीं करेंगे, इधर से रिलीज़ करेंगे कार्पल टनल कि हमारी जो है रेडियल आर्टरी की ब्रांच possible injury to recurrent. अच्छा, the incision of the carbon release is made toward the medial side of the wrist and flexor retinaculum to avoid possible injury to the recurrent branch of median nerve. अच्छा, recurrent branch of median nerve को भी और रेडियल आर्टरी को भी. ठीक है, यहाँ पे रेडियल आर्टरी वाली बात नहीं लिखी. ट्रॉमा टू द मीडियन नर्व, lacerations of the wrist often cause median nerve injury because this nerve is relatively close. अच्छा, यहाँ पे रिकरेंट ब्रांच वाली बात ये है कि जब हम हमारा कार्पल टनल से गुजरती है ना, तो 3 डिजिटल ब्रांच देती है और 1 रिकरेंट ब्रांच देती है. तो जो रिकरेंट ब्रांच है ना नर्व की, अगर आपने वही काट दी फ्लेक्सर रेटिकुलम के बजाय, तो भाई सेंसेशन ठीक करने के बजाय आप बंदे का हाथ और ख़राब कर देंगे. तो इस वजह से जो है हम वो डैमेज ना हो तो हम लेटरल मीडियल साइड से करते हैं, क्योंकि लेटरल साइड पर एक रिकरेंट ब्रांच आती है मीडियन नर्व की. अच्छा, most nerve injury upper limb laceration of the wrist often causes median nerve injury because this nerve is relatively close to the surface. सही है, तो यहाँ पे इंजरी क्यों होती है, ये क्लोज टू द सर्फेस होती है. जब वो बाद लोग हाथ काट लेते हैं ना, तो सुसाइड वगैरह में रेडियल आर्टरी काटनी होती है उनको और वो मीडियन नर्व काट देते हैं अपनी, तो मीडियन नर्व भी जो है सब्जेक्टेड होती है जब ऐसी जो है अटेम्प्ट्स में. द रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द थिनार मसल की पैरालिसिस हो जाती है सिवाय किसके, एडक्टर पॉलिसिस के. एडक्टर पॉलिसिस थिनार मसल है भी नहीं वैसे, एडक्टर पॉलिसिस को अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है और डीप हेड ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को इसको भी अल्नर नर्व दे रही होती है और फर्स्ट टू लम्ब्रिकल जो है ये चले आते हैं. हैंस अपोजिशन ऑफ द थंब जो होती है पॉसिबल नहीं होती, वही वाली सारी बातें हैं भाई. मोस्ट इंजरी जो होती हैं अपर लिम्ब की अफेक्ट करती हैं अपोजिशन ऑफ द थंब. सही है, अनडाउटली इंजरीज टू द नर्व सप्लाइंग द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड स्पेशली द मीडियन नर्व हैव द मोस्ट सेवियर इफेक्ट. ठीक है, इंजरी जो होती है नर्व की जो सप्लाई करती है इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड को. सही है, इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड को सारे को तो नहीं करती, थिनार को करती है, लम्ब्रिकल को करती है, तो इससे जो है काफ़ी मूवमेंट हमारी वो होती है, अफेक्ट होती है. द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एडक्टर पॉलिसिस जो है वो किससे सप्लाई होते हैं, पोस्टीरियर इंटरोशियस और अल्नर नर्व से. एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस पोस्टीरियर इंटरोशियस से होता है, जबकि एडक्टर पॉलिसिस जो होता है ना वो उससे होता है अल्नर नर्व से. मीडियन नर्व इंजरी क्या होती है, फ्रॉम परफोरेटिंग वाउंड इन द एल्बो रीजन रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द. अगर एल्बो रीजन के अंदर होगी
तो हमारे ज़ाहिर सी बात है अभी पीछे भी यही था है फोर आर्म के अंदर भाई कि जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो होता है या फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली जो होता है वो नहीं कर पाएगा अपना काम डिस्टेंट इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे, फ्लेक्स भी नहीं होंगी क्योंकि लम्ब्राइकल्स वो हो जाएंगी। सिमियन हैंड बोलते हैं भाई, एप हैंड भी बोलते हैं और सिमियन हैंड भी बोलते हैं। एट्रोफी ऑफ द थिनार एमिनेंस, थंब जो होता है एडक्टेड और एक्सटेंडेड हो जाता है, ठीक है, मीडियन नर्व की अगर इंजरी होती है तो। सिमियन हैंड refers to the deformity in which thumb movement जो होती है लिमिटेड हो जाती हैं। कंडीशन बाय इनएबिलिटी टू अपोज, वही हम अपोजिशन नहीं कर पाते। रिकरेंट ब्रांच और मीडियन नर्व, ऐसे बात है रेटिकुलम से पास होने के बाद ही वो रिकरेंट ब्रांच और डिजिटल ब्रांच देती है, तो वहीं पे वो डैमेज हो गई तो रिकरेंट ब्रांच भी हमारी डैमेज हो गई है। थिनार मसल्स जो है पैरालाइज हो जाते हैं और थंब जो है वो काफ़ी सारे काम नहीं कर पाता, ये होती है अपोजिशन में नहीं हो पाती, एट्रोफी हो जाती है थिनार एमिनेंस की पूरी। अल्नर कैनाल सिंड्रोम, अल्नर कैनाल कहाँ पे होता है, रिस्ट में होता है। में अकर वेर इट पासेस बिटवीन द पिजिफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट, अल्नर नर्व बिटवीन पिजिफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट जाती है ना, लेटरल टू पिजिफॉर्म जा रही होती है, पिजिफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट एक कैनाल बनाते हैं जिसको हम अल्नर कैनाल बोलते हैं। द डिप्रेशन बिटवीन द बोन इज कवर्ड बाय, अब ये जो डिप्रेशन होता है बोन के अंदर ये कौन कवर करता है, फिजियोहेमेट लिगामेंट होता है वो जो है करा हुआ होता है, पूरा एक कैनाल बनाया हुआ होता है, ठीक है। ये दो जो है वो तो सिर्फ डिप्रेशन बनाती हैं, उसको ऊपर से फिजियोहेमेट जो है, ये देखो ये रहा पिजिफॉर्म बोन और ये रहा हुक ऑफ हैमेट, ठीक है। अब ये फिजियोहेमेट लिगामेंट है यहाँ पे, तो ये पूरा इसने कैनाल बनाया हुआ है यहाँ पर जहाँ से अल्नर नर्व जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन बिटवीन द बोन इज कवर्ड बाय द फिजियोहेमेट, इसको हम क्या बोलते हैं, गायन चैनल भी बोलते हैं। यहाँ से अल्नर नर्व पास हो रही होती है। अल्नर कैनाल सिंड्रोम, अगर यहाँ पे जो है अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो ये क्या होगा, हमारा अल्नर कैनाल सिंड्रोम होगा। क्या होगा, रिड्यूस सेंसेशन और टच वगैरह होगी, किधर, मीडियल हाफ ऑफ फिंगर्स में, क्योंकि इसको सप्लाई कर रही होती है ना, लेटरल को मीडियन नर्व कर रही होती है, सही है। एंड वीकनेस ऑफ द इंट्रिंसिक मसल, क्योंकि इंट्रिंसिक मसल को ये सप्लाई, वही हमारी हैंड क्लॉ हो जाएगा। क्लॉ हैंड ऐसे होता है ना, फोर्थ और फिफ्थ में जो है हमारी हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे और फ्लेक्शन हो जाती है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे। ये देखो हाइपर एक्सटेंशन इन मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन हुई है इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे प्रॉक्सिमल वाले। नाउ वी हैव पीपल हु राइड लॉन्ग डिस्टेंसेज, अच्छा इधर भी क्या होगा, हुक ऑफ हैमेट पे प्रेशर पड़ेगा जो कि जो है अल्नर नर्व को हमारे को करता है। आपको सिर्फ ये बात रखना है, हैंडल बार न्यूरोपैथी के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है, अल्नर नर्व होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है हुक ऑफ हैमेट पे, ठीक है। सेंसरी लॉस हो जाता है मीडियल साइड ऑफ द हैंड और वीकनेस हो जाती है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड के अंदर, सही है। सबके सिम्टम्स वही हैं, सिर्फ नाम चेंज है, क्योंकि जाहिर सी बात है डैमेज तो वही चीज़ हो रही है ना, अब चाहे वो अल्नर कैनाल के अंदर हो रही है या हैंडल बार न्यूरोपैथी हो रही हो। रेडियल नर्व इंजरी, आर्म और डिसेबिलिटी। रेडियल नर्व से भाई रिस्ट ड्रॉप होगा, बस थक गए बस। इंटरफेरेंजियल जॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड वीकली थ्रू द एक्शन ऑफ द इंटैक्ट लम्ब्रिकल्स एंड अच्छा इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है थोड़ा एक्सटेंड हो पाएंगे क्योंकि उनको कौन कर रहा होता है, लम्ब्राइकल्स जो है कर रहे होते हैं एक्सटेंड, और जो है इंटरोशिया मसल्स कर रहे होते हैं क्योंकि जो कि मीडियन अल्नर से सप्लाई होते हैं, सही। द रेडियल नर्व इज ओनली स्मॉल एरिया जो क्यूटेनियस ब्रांच देता है, यूजुअली कन्फाइन स्मॉल एरिया इन द लेटर पेट ऑफ द डोर्सम, ये सिर्फ छोटे से एरिया को जो है सप्लाई कर रहा होता है, तो जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता इसके डैमेज होने से भी, ठीक है। पूरा हाथ यूँ रिस्ट ड्रॉप होती है ना तो फेस ऑफ फ्लेक्शन की पोजीशन में रहता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। डर्मेटोग्राफिक्स, ये क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टडिंग रिज पैटर्न्स ऑफ द पाम, ये जो पाम के ऊपर पैटर्न्स होते हैं ना, ये उसको स्टडी जो होती है वो कहलाती है डर्मेटोग्राफिक्स। अब जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाला बंदा होता है ट्राइसोमी 21, तो उसमें क्या होती है, हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर ये बंदे को अगर इसको इस बारे में पता हो कि जो है एक सिंगल ट्रांसफर्स पाम पे क्रीज होती है उसकी, जिसको हम सिमियन क्रीज बोलते हैं, सही है। ऐसे यहाँ पे एक सिंगल क्रीज होती है पूरे पाम पे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के, ठीक है। और 1% ऑफ द पॉपुलेशन में ऐसा होता है कि क्रीज होती है लेकिन उनको डाउन सिंड्रोम नहीं होता। पाल्मर वाउंड्स एंड सर्जिकल इंसिशन, द लोकेशन ऑफ सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्क को आपने बिल्कुल जहन में रखना होता है पाम पे इंसिशन करते वक्त,
सही है। फर्दर मोर इंपॉर्टेंट नोट, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क जो होता है वो सेम लेवल होता है एट द डिस्टल एंड ऑफ कॉमन फ्लेक्सर शीथ। सुपरफिशियल पाल्मर आर्क जो होता है हमारा वो फ्लेक्सर शीथ के ऊपर ही होता है और उसके ऊपर जो है पैल्मर एपोन्यूरोसिस होता है, हमारा पल्मैरिस लॉन्गस होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है कि भाई यहाँ पे पाल्मर आर्क है। इंसिशन ऑफ वाउंड अलॉन्ग द मीडियल सरफेस ऑफ द थिनर एमिनेंस में इंजर द रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो है इंसिशन करेंगे मीडियल सरफेस ऑफ थिनार के ऊपर तो यू शुड रिमेंबर यहाँ पे हमारी रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व आ रही होती है, वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल द एनाटमी।